दोस्तों, आप भी जीनियस बन सकते हो। आप भी एक बार पढ़कर उस बात को हमेशा के लिए याद रख सकते हो। सीरियसली कह रहा हूँ। बस ज़रूरत है आपको कुछ बहुत ही आसान चीज़ों को जानने की। बात मैं बताने वाला हूँ उसने सिर्फ आप इंफॉर्मेशन याद रख पाओगे, बल्कि नई स्किल भी तेज़ी से याद रख पाओगे। ऐसी घासू टेक्निक बताने वाला हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि यह आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इस वीडियो में मैंने कई बार लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बताया है। तो पहले यह समझ लेते हैं कि काम कैसे करती है। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो सबसे पहले हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में जाती है। जब भी ब्रेन को किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसे ढूंढता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन लास्ट 24 आवर्स में जमा की गई सारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को धीरे धीरे अपने आप डिलीट कर देता है। और साथ ही जो मेमोरी उसे इम्पोर्टेंट लगती है, लेकिन जो मेमोरी उसे इम्पोर्टेंट लगती है वो उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर जाता है, जिससे जब आपको जो उसकी ज़रूरत होगी तो आपको वो याद रहे। यह होता है कि बेसिक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस। अब जाओ वीडियो को शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, नंबर 1, 2 एफर्ट रूल। साल 2014 में प्रिजेंट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी, जहां उन्होंने एक क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सारे लेक्चर के नोट्स हाथों से बनाने हैं। वही सेकंड ग्रुप को कहा गया कि उन्हें टाइप करके नोट्स बनाने। अब क्योंकि टाइप करके नोट्स बनाना काफ़ी आसान था, जिससे एफर्ट लगाते हैं, तो उससे हुआ ये कि सेकंड ग्रुप ने सेम टाइप में फर्स्ट ग्रुप से 2 गुना ज़्यादा नोट्स बनाए। लेकिन इस स्टडी का मकसद ये नहीं था कि कौन ज़्यादा नोट्स बनाता है, बल्कि ये था कि कौन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लाता है। तो पता ये चलता है कि बनाने वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लाया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने नोट्स बनाने में सेकंड ग्रुप से ज़्यादा एफर्ट लगाया था, और जिससे वजह से उनके पास इंफॉर्मेशन अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस करने का ज़्यादा टाइम था। और किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने का एक यही सीक्रेट है। आप जितना ज़्यादा जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर पाओगे, तो आप उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख सकोगे। और इस करने के लिए आपको बस इंफॉर्मेशन को सीखने में एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है। और एग्ज़ाम्पल, आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने बुक का एक पेज पढ़ा होगा और अगला पलटे ही आप भूल जाते हो अपना पहला वाला पेज क्या पढ़ा था। अपने इन्हीं कारणों के वजह से आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा स्टोर नहीं हो पा रहा था। इसलिए आपको पढ़ते समय इस टेक्निक का यूज़ करना है और ज़्यादातर लॉन्ग टर्म मेमोरी का और स्टोरेज का वीडियो को अपने माइंड में एक बार
सराइज करते हो या कमेंट करके आपने जो सीखा है उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, तो यह करके आप किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, इसलिए फॉर श्योर आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। नंबर 2, स्पेसिंग इफ़ेक्ट। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई नई मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वह टाइम के साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसलिए आपने लास्ट ईयर इस दिन का क्या किया था आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन आपने कल क्या किया था वो शायद आपको सब कुछ याद हो, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम बहुत ज़्यादा गैप है। अब मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर करना है और ज़रूरत के टाइम पर उस मेमोरी को याद करके काम में लाना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों में, मेनली स्टूडेंट में, यह देखा गया है कि वह मेमोरी को स्टोर करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उन्हें रिकॉल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट का कुछ याद करना है तो कंटिन्यूसली अपने माइंड में रिप्ले करते जाएगा, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। बट क्योंकि वो इस काम को एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले कर रहा है, इंफॉर्मेशन उसी माइंड में स्टोर हो रही है, बट एग्ज़ाम में टाइम पर उसे याद आएगा कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। वही एक स्मार्ट स्टूडेंट बहुत टाइम पहले यह चीज़ कर रहा होगा। टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करता रहेगा, जहां वो इस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में ये वो हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, उसे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करेगा। इससे उसका ब्रेन बात के लिए ट्रेन हो जाएगा। इसे कब किस इंफॉर्मेशन को याद कर से उसी यूज़ करना है, जहां आप न सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल रहे हो, बल्कि एग्ज़ाम के टाइम पर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। नंबर 3, कनेक्ट हाइट यू लर्न। मस्क कहते हैं कि यू कांट रिमेंबर व्हाट यू कांट कनेक्ट। इसी रीजन की वजह से ये एलन मस्क इतने अलग अलग सेक्टर से में काम कर पा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो उस किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपका कभी याद नहीं रहेगा। जैसे कि मैं बचपन में मैजिक ट्रिक्स की बुक्स पढ़ता था और मैं वो ट्रिक्स घर में कर कर बताता, 2-3 दिन ट्रिक्स को मिलाकर एक नई ट्रिक बना लेता था और इस परफॉर्म करता था। वो ट्रिक्स मुझे आज तक याद है। ऐसे ही जब एलन मस्क अपनी किसी कंपनी में कुछ नया करते हैं या नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसे कॉन्सेप्ट को अपनी काफ़ी कंपनी से कनेक्ट करके वो वहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और यह एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो खुद से सवाल यह पूछो कि अब तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो उससे कैसे कनेक्ट करें। और एग्ज़ाम्पल, आपको फिजिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत परेशानी हो रही है, तो यह देखो कि आप मैथ्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिजिक्स का कैसे पुराना चैप्टर जो आपने पहले पढ़ा हो इस प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। ऐसा करने से आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को तब याद करते हैं और साथ ही इन कॉन्सेप्ट को नई इंफॉर्मेशन के साथ लिंक कर
इतने से आप अपने माइंड को नॉलेज का एक जाल बिछा सकते हो, जहाँ सब कुछ आपस में किसी न किसी कनेक्ट है। इसलिए आप कभी इसे भूल नहीं पाते और बार बार नई इंफॉर्मेशन के साथ यूज़ करते रहने से आपकी वो मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप मैथ्स के फार्मूला को याद करने की कोशिश करते हो तो आपका आसानी से याद नहीं होती, लेकिन आप उन फार्मूला को बार बार अपनी मैथ्स की ट्रिक्स में प्रॉब्लम में ये यूज करते हो तो वो आपको अपनी याद हो जाती है और वो आपको कभी उन्हें याद रखने के लिए अपने ब्रेन को फोर्स नहीं करना पड़ता। और मैंने भी कोडिंग ऐसे ही सीखी थी। जो मैं सीखता था वो ये बुक ऐप के पेड पर मैं उसे ट्रैक करता था और इसी वजह से कुछ बुक ऐसी बहुत सारी कोडिंग मैंने और मैं सीखी थी गया सीखते गया और आज प्रोग्राम मुझे हेल्प लेते हैं और प्रोग्रामर्स मुझे हेल्प लेते हैं। इसलिए जो भी पढ़ता हूँ उसे ना किसी चीज़ से कनेक्ट करो, अपनी नॉलेज का एक जाल बिछाओ जिसके बाद आप कभी भी उसे भूल नहीं पाओगे। नंबर 4, ड्रॉ मैप ऑफ योर टाउन फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों, क्या लगता है आपको अपने घर के आसपास के सारे रास्ते क्या आपको याद है? जाओ इस टेस्ट करो लेते हैं। अपनी मेमोरी दम पर एक शहर का एक मैप अपने दिमाग में बनाओ। आपको अपने सारे रोड्स को स्ट्रीट और लोकल लैंडमार्क को इमेजिन करना है। अपने घर के आसपास उससे दूर तक रास्ते को इमेजिन करो। या आप पिछले हफ्ते किसी नई जगह घूमने गए हो जहां तक पहुंचने के लिए आपके अपने फ़ोन में इमेजिन करो और उसको सोचो कि आप कैसे वहाँ क्या क्या है और कैसा रास्ता है, कैसी चीज़ें हैं, कैसा स्टोर है। उसको अपना माइंड में एक चित्र बनाए और उसको बार बार रिपीट करके गूगल मैप की मदद से अपने एरिया के रियल मैप के कंपेयर और देखो कि आप कितना सही थे और कितना गलत। इसे एक्सरसाइज को करने से आपके अटेंड रहने की एबिलिटी और मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। आप जो भी काम करते हो उसके बाद अपने माइंड में उसी काम को रिप्ले करते हो कि आपने वो काम कैसे किया था और यो आपसे न्यूरॉन्स कनेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो चीज़ आपकी मेमोरी में लंबे टाइम तक रह जाती है। नंबर 5, फ्री ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आपने क्या पढ़ा, कितना ज़्यादा पढ़ा, इन सब से आपका रिजल्ट नहीं आता। जब 3 घंटे लिए एग्ज़ाम पेपर आपके सामने होता है उस टाइम आप एग्ज़ाम में क्या करते हो उससे आपका रिजल्ट बनता है। और यह एग्ज़ाम टिप में आपको बताने वाला हूँ, आपके रिजल्ट को बहुत अच्छा बना देगी। जब भी टीचर आपको एग्ज़ाम पेपर दे और यह कि एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो जाए तो पेपर को खोल के मत देखो। अपना एग्ज़ाम के पहले 5 मिनट में सबसे पहले एक रो कॉलम में उन सभी इंफॉर्मेशन को डंप कर दो से एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सारे फार्मूला, कीवर्ड्स, प्रोसेस, मैप्स सब कुछ एक रफ पेज में लिख दो, क्योंकि अपने एग्ज़ाम में कुछ घंटों को पहले या कुछ दिनों से पहले जो कुछ सीखा है वो आपका माइंड की लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा, वो अभी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहीं घूम रहा है। और एग्ज़ाम देना
मेंटली बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और आपका दिमाग बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से एग्ज़ाम में दौरान आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हो। आप नहीं चाहोगे कि एग्ज़ाम के बीच आप कोई स्लो कर रहे हो और आप बीच में अटक जाओ, क्योंकि आप फार्मूला भूल चुके हो जिससे आपने कल रात में ही याद किया था। इसलिए सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को सिर्फ अपने माइंड के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर डिपेंड रहने से एग्ज़ाम के टाइम आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक रफ पेज पर वो सब कुछ लिख दो रिसेंटली पढ़ा है। और नंबर 6, प्ले गेम्स दैट चैलेंज और योर ब्रेन। दोस्तों, आपको पता है कि एक स्मार्ट और एक एवरेज पर्सन में क्या डिफरेंस होता है? एक स्मार्ट पर्सन बहुत ज़्यादा क्विक होता है, कुछ भी सीखने, अपनी सीखी हुई नॉलेज को अप्लाई करने में वो बहुत तेज़ है। वैसे तो लोग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, पर सिर्फ स्मार्ट लोग ही उन्हें क्रैक कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वो कम से कम टाइम में ज़्यादा ही सही डिसीजन लेते हैं, एबिलिटी रखते हैं और बहुत क्विक होता है और सही भी होता है। मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, ताकि वो भी कम से कम टाइम में सही डिसीजन ले सके। स्मार्ट बनने के लिए आपको अपने ब्रेन को वो सारी एक्टिविटीज़ करवाना होगी जिससे वो एक्टिविटी एक्टिव रहेगी, और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, जिससे आप कोई सारे गेम्स खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, अपना आपको सोचने पर मजबूर करने वाली गेम खेल सकते हो, जैसे कि कीवर्ड गेम्स, स्लॉट वीडियो गेम्स की आपकी ब्रेन को चैलेंज करता है, जैसे आपके चेस सुडोकू गेम स्टार्ट कर सकते हो। इन्हें इफेक्ट एक्सपेरिमेंट रिसर्च चैलेंज प्लेयर्स की मेमोरी को नॉन चेस प्लेयर की मेमोरी कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि जो लोग चेस खेलते हैं वो ज़्यादा चीज़ों याद रख पाते थे। साथ ही एक स्टडी अकॉर्डिंग आप चेस खेलते हो तो आपकी दूसरों से नज़रिए से सोचने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कितनी इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 7, स्लीप सफिशिएंट। दोस्तों, स्मार्ट लोग क्विक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। अब नई नई इन्फॉर्मेशन को सीखना, जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझना, उन्हें अप्लाई करने के साथ साथ किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली और सॉल्व करने में भी एक कला है, जो भी सिर्फ स्मार्ट लोग ही कर पाते हैं। जैसे कि क्या आप जानते हो कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो और इंक्रीज़ कर सकते हो? ज़्यादा सोच कर या ज़्यादा सोकर आपको कैसा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ही नहीं, लेकिन जितनी आपको बॉडी की उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोना है। हमें नहीं कर रहे बल्कि साइंस कह रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो रेम स्लीप में एंटर कर पाते हैं, जिसे हम गहरी नींद बोलते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी होते हैं। इसलिए क्योंकि अब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, कई सारे इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है, और बहुत सारी चीज़ें का सेंस बना रहता है। और अगर आप अपने ब्रेन को इस काम को सही से करने नहीं दोगे तो आप स्मार्टली बिहेव कैसे करोगे? इसलिए अपने माइंड को और बॉडी को सही से रेस्ट दो
और आप पहले से ज़्यादा शार्प और स्मार्ट हो जाओगे। सोते हुए अपने देखते हुए बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई।